नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम इकोनॉमिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। देखो दोस्तों, एसएससी जेईई खासकर इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा होता है। काफी अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं क्योंकि ये टॉपिक काफी कॉन्सेप्चुअल है। बट मैं आज आपको आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में दोस्तों समझाने की कोशिश करूंगा। सभी बेसिक चीजें यहाँ पे हम समझेंगे। उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको 20+ क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि डिफरेंट टाइप के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई की। डिमांड का मतलब होता है क्या आपकी डिमांड है, सप्लाई क्या सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। इसी पर पूरी इकोनॉमी टिकी होती है। इसी पर दोस्तों पूरी इकोनॉमी टिकी होती है और इसी पर किसी भी वस्तु का, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हम दो पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे। पहले ही बता दे रहा हूं, देखो दोस्तों, हम यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे। एक दोस्तों कंज्यूमर, मतलब जो उस चीज को खरीद रहा है दोस्तों, कंज्यूम कर रहा है। दूसरा सेलर, जो उस चीज को बेच रहा है, इसकी बात करेंगे। कंज्यूमर चाहेगा दोस्तों उसको सस्ते में चीज मिल जाए और सेलर चाहेगा कि उसकी चीज ज्यादा प्रॉफिट से मिले। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करेंगे। इसको हम बोलेंगे दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड और इसको बोलेंगे दोस्तों लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये एक पेन है, इसका अगर कीमत बढ़ जाए, अभी इसका कीमत 10 रुपए है, कल को दोस्तों इसका कीमत 15 रुपए हो जाए, तो या तो मैं इसको खरीदना बंद कर दूंगा, बट मेरे जैसे बहुत सारे बंदे होंगे जिसमें से कुछ इसको खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे, कुछ और पेन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, डिमांड घटी। या फिर मेरी बात करें, अगर मैं 10 पेन खरीद रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इसकी क्वांटिटी को घटा दूंगा तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों किसके पर्सपेक्टिव से, बायर के पर्सपेक्टिव से। बायर की क्या प्रायोरिटी रहेगी दोस्तों, क्या सोच रहेगी, तो बायर की सोच रहेगी कि उसको सस्ते में चीजें मिले। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। अब इसको मार्केट से रिलेट मत करने लग जाना, क्योंकि मार्केट में क्या है दोस्तों, जब मैं मार्केट आपको पढ़ाऊंगा तो मार्केट में जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ती है चीजों की, वैसे ही प्राइस बढ़ने लगते हैं। बट हम यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, हम एक कंज्यूमर का देख रहे हैं और एक सेलर का देख रहे हैं। ध्यान रखना है, हम दो पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ना कि मार्केट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है, ये दोनों उल्टे हैं, जिनमें इनवर्स रिलेशन है दोस्तों, प्राइस और डिमांड। वहीं पे अगर सेलर की बात करें तो आपकी भी अगर कोई फैक्ट्री है तो आप चाहेंगे उसमें से ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सके, मतलब आपका प्रोडक्ट महंगा बिके। तो वहीं पे दोस्तों अगर प्राइस बढ़ता है तो आप चाहते हैं इस बढ़े हुए प्राइस में हम ज्यादा से ज्यादा चीज अपनी निकाल दें, तो यहाँ पे आप सप्लाई बढ़ा देंगे, सप्लाई आप बढ़ा देंगे कि भाई प्राइस अच्छा है तो इसका बेनिफिट उठा लो। तो ये हुआ दोस्तों किसका पॉइंट ऑफ व्यू, सेलर का। सेलर के पर्सपेक्टिव से हमने बात की है। चलिए इन्हीं दो चीजों को हम ग्राफ की मदद से समझते हैं। तो यहां पर हम दोस्तों प्राइस वर्सेस डिमांड की बात करेंगे एंड प्राइस वर्सेस सप्लाई की बात करेंगे। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होंगे। ये हम किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, कंज्यूमर के, और ये सप्लायर के, सेलर। चलिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहले हम डिमांड का कर्व प्लॉट करते हैं, डिमांड वर्सेस या प्राइस वर्सेस डिमांड, या प्राइस वर्सेस डिमांड वर्सेस प्राइस। तो देखो दोस्तों हम वाई एक्सिस पे लेंगे प्राइस, क्योंकि प्राइस डिपेंड करता है डिमांड पर, ना कि डिमांड प्राइस पर, ठीक है। तो यहां पे हम लेंगे प्राइस और यहां पर दोस्तों हम लेंगे डिमांड। यहां पर हम क्या लेंगे, डिमांड।
मैंने आपको बोला कि अगर प्राइस किसी चीज का ज्यादा है तो उसको लोग कम खरीदना चाहेंगे, प्राइस थोड़े से घटे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस और कम हुए तो उसकी डिमांड और बढ़ जाएगी, प्राइस और कम हुए मतलब कि जैसे जैसे प्राइस कम होंगे वैसे वैसे डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो ये है दोस्तों आपका ग्राफ। तो आप देख रहे हैं ये ग्राफ कैसा है, डाउनवर्ड है, स्लोपिंग मतलब निगेटिव। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन यहां से तीन टाइप के पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछेगा डिमांड और सप्लाई प्राइस में क्या रिलेशन है, आपने बताना है इनवर्स रिलेशनशिप है। वहीं पे दोस्तों एज पर डिमांड सॉरी या लॉ ऑफ डिमांड, वहीं पे दोस्तों डिमांड का कैसा होता है, इसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और नेगेटिव होता है। चलिए ये तो बात हुई हमारी डिमांड कर्व की। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों लॉ ऑफ सप्लाई में सप्लाई कर्व। देखो ज्यादा डीप पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ से इकोनॉमिक्स से ज्यादा तीन या चार क्वेश्चन पूछता है तो, और इतने डीप होते हैं कि आप कितना ही पढ़ लीजिए दोस्तों, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ के जाएंगे तब भी आपके तीन चार क्वेश्चन नहीं लगेंगे, आपके 50% क्वेश्चन ही लगेंगे। उसी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो हम बात करेंगे, ये ग्राफ है आपका, इधर सप्लाई दिखाया मैंने और इधर मैंने दिखाया दोस्तों। अब देखो ये हम सेलर के नजरिए से बात कर रहे हैं, यहां पर दोस्तों प्राइस ज्यादा है तो सेलर चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरा माल निकले, सप्लाई बढ़ाएगा, प्राइस कम होंगे सप्लाई कम होगी, प्राइस और कम होंगे सप्लाई और कम होंगी दोस्तों। तो इस टाइप से आप देखेंगे ये ग्राफ आएगा और ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ दोस्तों अपवर्ड स्लोपिंग है। तो सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, पॉजिटिव होता है। फिर हम बाद में हम इनमें दोस्तों ये भी देखेंगे कि ग्राफ कैसे शिफ्ट करता है लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ध्यान रखना दोस्तों, ये हमने बनाया है प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर। हमने यहां पर और जितने भी फैक्टर्स हैं उनको दोस्तों कांस्टेंट रखा है, जैसे कि अदर फैक्टर्स, जैसे कि दोस्तों कुछ सीजनल इफेक्ट भी होते हैं, या फिर कुछ दोस्तों दूसरी चीजों का दाम बढ़ने से भी इन पर फर्क पड़ता है। कैसे भाई, उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन आपने सुना होगा चाय और टी एंड कॉफी। तो ये दोस्तों दोनों सब्स्टिट्यूट, मतलब आप चाय को पी ले या कॉफी को पी ले, बात एक ही। अब ये मत समझ लेना, ये मत कहने लग जाना कि इनका दोनों का स्वाद एक ही होता है, मतलब कि पर्पज एक ही होता है, इनका इनका पर्पज एक ही होता है। कभी आपने चाय पिया, कभी आपने कॉफी पिया। अब यहाँ पे हम बात करें कि अगर कॉफी का प्राइस बढ़ता है, कॉफी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफी को लोग खरीदना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, और वहीं पे दोस्तों डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, चाय की बढ़ जाएगी। तो ऐसे दोस्तों अदर्स फैक्टर होते हैं जिससे कि ये ग्राफ या डिमांड या सप्लाई अफेक्ट होती है। तो उन सभी फैक्टर को मैंने कांस्टेंट रखा है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात की है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि आगे चल के जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे आपको पता चल जाएगा कि जो हम डिमांड और सप्लाई कर्व बनाते हैं उसमें किस चीज को कांस्टेंट रखते हैं, अदर फैक्टर्स को, और वेरी क्या करता है, प्राइस वेरी करता है। चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं, मैंने इन दोनों ग्राफ को ओवरलैप कर दिया है। ओवरलैप करने पर दोस्तों ये एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और इसी पॉइंट को दोस्तों हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगर मैं इस प्राइस एक्सिस पे इस टाइप से इसको प्रोजेक्ट करता हूं तो ये हो जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहां पर दोस्तों क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये हो जाता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब हम डिमांड कर्व की कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस कर्व पे दोबारा आएंगे जब मैं आपको मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा।
डिमांड कर्व, द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स demanded depends on the price of that commodity and the potentially on many other factors such as prices of other commodities, the incomes and the preference of consumer and seasonal effect। तो जो डिमांड होती है दोस्तों, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि प्राइस पर, मेजर फैक्टर ये है, ठीक है। और अदर फैक्टर जैसे कि दोस्तों प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, मतलब चाय की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कॉफी की, तो कॉफी का प्राइस बढ़ गया है, तो ये अदर कमोडिटी हुई दोस्तों, तो इस पर भी, इसकी डिमांड पर भी इफेक्ट होगा। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों इनकम एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, मतलब कि कंज्यूमर की इनकम पे भी डिपेंड करती है और उसकी क्या प्रेफरेंस है दोस्तों, उस पर भी डिपेंड करती है और सीजनल इफेक्ट पे भी डिपेंड करती है। हम क्या मानते हैं दोस्तों, सभी फैक्टर्स को छोड़ के प्राइस को कांस्टेंट कर लेते हैं और प्राइस में वेरिएशन करके उसमें हम देखते हैं डिमांड में कैसे वेरी हो रहा है, सप्लाई कैसे वेरी हो रही है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों हम। डिमांड कर्व कैसा होता है? डिमांड कर्व दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये नेगेटिव होता है। वहीं पे सप्लाई कर्व कैसा होता है? सप्लाई कर्व दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है और कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। चलिए अब बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की। देखो दोस्तों मार्केट है, मार्केट में दोनों है, सेलर भी है और बायर भी है, ठीक है। तो सेलर क्या करेगा दोस्तों, चाहेगा कि जितना मैंने माल बनाया है उतना निकल जाए, मतलब जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी 10 की डिमांड है, मार्केट की 10 की डिमांड है, जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड 10 की है, तो आपने 10 ही बनाया, तो उसको बोलेंगे दोस्तों इक्विलिब्रियम मार्केट है। ये मार्केट कैसी है? इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रही। या फिर ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि डिमांड तो 8 की है आप बना दे 10, तो इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। या फिर डिमांड 12 की है आप बना रहे हैं 10, तो इसको भी इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। मतलब कि दोनों की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सेलर का भी माल पूरी तरह से निकल जाना चाहिए और बायर को भी पूरी तरह से उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वे फुलफिल हो जानी चाहिए। चलिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इफ बायर्स विश टू परचेज मोर ऑफ गुड देन अवेलेबल एट द प्रिवेलिंग प्राइस दे विल टेंड टू बिड द प्राइस अप। मतलब अगर बायर दोस्तों चाहेंगे कि ज्यादा हम, मतलब कि उनकी डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिक वहां पे बढ़ जाएंगे। मतलब कौन बढ़ाएगा? ये सेलर बढ़ाएगा। और वहीं पे दोस्तों आप आगे देख सकते हैं, अगर कम खरीदेगा तो सेलर उसके प्राइस को कम कर देगा, जिससे कि चीजें इक्विलिब्रियम में रहे, जिससे कि चीजें इक्विलिब्रियम में रहे। भाई देखो चीजें इक्विलिब्रियम में कब रहेगी? अगर 10 रुपए की चीज अभी 10 में चल रही, ठीक है, और आपने 10 क्वांटिटी बनाई है, 10 ही आपकी निकल जाएगी। कल को दोस्तों क्या हुआ, इसकी डिमांड कम हो गई, अब लोग 10 की जगह 8 खरीदने लगे, तो कंपनी को क्या करना होगा, इसका प्राइस डिक्रीज करना होगा, जिससे कि फिर से ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों मार्केट इक्विलिब्रियम। और जो मैंने ऊपर आपको ग्राफ दिखा रखा है उसी को बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम प्राइसेस, जहां पर सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर होती है, जहां पर दोस्तों सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर होती है। अब देखो यहाँ पे मैंने डिमांड का कर्व बनाया है और ये सप्लाई का कर्व बनाया है, और इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब सप्लाई और डिमांड एट दिस पॉइंट इज इक्वल। अब हम बात करेंगे दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, डिमांड में कितना लचीलापन है, डिमांड में कितना लचीलापन है, इसकी बात कर रहे हैं। मतलब कि ये क्या है दोस्तों, एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अभी तक तो हमने देखा दोस्तों कि प्राइस घटने या बढ़ने पर किस टाइप से डिमांड में उतार चढ़ाव होता है, वेरी करती है। अब हम देखेंगे दोस्तों कितना करती है, एक्चुअल में कितना वेरिएशन हो रहा है, कितना लचीलेपन है। मतलब कि अगर आपने
एक पॉइंट बढ़ाया तो ये कितना पॉइंट बढ़ती है, कितना पॉइंट घटती है, इस चीज को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ने वाले हैं। इसको हम दोस्तों बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, किसी मटेरियल को अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच पा रहा हूं 10 mm, वहीं पे दोस्तों किसी दूसरे मटेरियल को मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच पा रहा हूं 5 mm, तो किसमें वेरी ज्यादा हो रहा है दोस्तों, किसमें वेरिएशन ज्यादा हो रहा है, इस वाले में, तो ज्यादा मोर इलास्टिक होगा। ऐसे दोस्तों अगर कहीं पे प्राइस सेम है, लेट सपोज प्राइस 10 रुपए है और दो प्रोडक्ट की डिमांड में वेरिएशन देखने को मिला है अलग अलग, तो जिसमें ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है वो ज्यादा इलास्टिक होगा, जिसमें कम देखने को मिला है वो कम इलास्टिक होगा। तो यहाँ पे हम इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मीन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ डिमांड ड्यू टू वेरिएशन इन प्राइस। प्राइस में वेरिएशन होने से क्या इंक्रीमेंट होता है, क्या डिक्रीमेंट होता है डिमांड में, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और ये एक रेशो होता है चेंज इन डिमांड टू द चेंज इन प्राइस। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, ईडी। ये हो जाएगा दोस्तों चेंज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये होगा दोस्तों ईडी। क्या होगा, ईडी होगा। चलिए बात करते हैं हम इसके कितने टाइप है दोस्तों, तो इसके 5 टाइप है। पहला टाइप है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा दोस्तों। इधर हमने दिखा रखा है दोस्तों क्वांटिटी और इधर दिखा रखा हमने प्राइस। क्वांटिटी मतलब डिमांड दिखा रखी है, ठीक है। इधर हमने दिखा रखा है प्राइस। तो देखो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने प्राइस को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है जबकि डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ती जा रही है दोस्तों, प्राइस मैंने कांस्टेंट रखा है। तो यहाँ पे देखो मींस नो इंक्रीमेंट इन प्राइस बट इलास्टिक डिमांड गोस टू इन्फिनिटी। ये दोस्तों इलास्टिक जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। और ये एक आइडियल कंडीशन है, मतलब ये एक इमेजनरी है। ऐसा दोस्तों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि किसी चीज का प्राइस आपने कांस्टेंट रख दिया है, उसमें चेंज इन प्राइस आपका क्या है, जीरो है, कांस्टेंट रख दिया है प्राइस को और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ऐसा बहुत ही मुश्किल हो पाता है, ऐसा बहुत ही मुश्किल हो पाता है। तो ये एक आइडियल कंडीशन है, मतलब यहाँ पे चेंज इन प्राइस जीरो है। अब देखो ईडी में निकालने जाऊंगा तो चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको मैंने जीरो रख दिया है। तो जीरो जब किसी को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा दोस्तों, इन्फिनिटी आएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में चेंज इन प्राइस क्या होता है, जीरो होता है, और इलास्टिक डिमांड क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये ग्राफ आप समझ चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे दोस्तों परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब कि उसमें बिल्कुल भी कोई भी इलास्टिसिटी नहीं है, कोई भी इलास्टिसिटी, कोई भी इलास्टिसिटी नहीं है। आप कितना भी फोर्स लगा दे, कितना भी कुछ भी कर ले दोस्तों, उसमें वेरिएशन, उसकी लेंथ में, उसके साइज में, शेप में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा इन केस ऑफ मटेरियल। मटेरियल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं दोस्तों, जिससे कि आप समझ सके। तो अगर मैंने इस पे कितना भी लोड लगा लिया है तो ये चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पे देखो नो चेंज इन डिमांड आफ्टर लार्ज चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितना भी चेंज करें आप, प्राइस में आप कितना भी चेंज कर ले, पर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कैसी चीजें होंगी, सोच के देखिए दोस्तों, ये कैसी चीजें होंगी, ये ऐसी चीजें होंगी जो बहुत ही जरूरी है। जैसे कि दोस्तों आपकी घरेलू चीजें जो कि आप जिनके बिना नहीं रह सकते हैं, जैसे कि पानी। पानी अगर 100 रुपए लीटर भी कर दिया जाए तब भी आपकी डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब डिमांड कम नहीं होगी। आप ऐसा नहीं है दोस्तों कि पानी पीना ही बंद कर देंगे, ठीक है, बट हाँ थोड़ा बहुत देखो चेंजेस आते हैं।
उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप वेस्ट कम कर देंगे पानी का। मैं आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। आइडियल कंडीशन का मतलब जब आप कोई वेस्ट नहीं करते हैं, बस आप अपनी कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए और जो भी आपके नेसेसरी काम है उनके लिए यूज कर रहे हैं, तो उनमें तो आप यूज ही करेंगे, तो डिमांड आपकी कम नहीं होगी। जैसे कि दोस्तों सोल्ट, सोल्ट भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सोल्ट का प्राइस बढ़ा दिया जाए तो आपकी डिमांड में कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने खाना है तो खाना है उसको। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बात करेंगे हम यहाँ पर चेंज इन डिमांड जीरो। जब चेंज इन डिमांड जीरो होगी तो यहाँ पे दोस्तों प्राइस में कितना भी चेंज हो, चेंज इन डिमांड जीरो है तो ईडी भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। लार्ज चेंज इन प्राइस, प्राइस में हम लार्ज चेंज कर रहे हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ये तीसरा टाइप है। तो ये इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का ग्राफ है। ग्राफ वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नोट्स में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा काम है इसमें, आगे क्वेश्चन भी कराने हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत इजी है। तो यहाँ पे दोस्तों चेंज इन डिमांड ज्यादा होती है चेंज इन प्राइस से। यहाँ पर चेंज इन डिमांड ज्यादा होती है, मतलब कि ज्यादा चेंज होगा। प्राइस आप 1 रुपया चेंज करेंगे और मतलब कि प्राइस आपने 1% चेंज किया और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई दोस्तों, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हुई, बढ़ गई नहीं, चेंज हुई दोस्तों। तो यहाँ पर चेंज इन डिमांड ज्यादा होती है चेंज इन प्राइस से। तो ये कैसी चीज होंगी दोस्तों, ये होंगी ऐसी चीज जो कि शौक के लिए आप करते हैं, आप उस शौक के लिए करते हैं। लेट सपोज आईफोन है, आईफोन का आज प्राइस है किसी भी एक मॉडल का, लेट सपोज आईफोन 12 प्रो है, आज है 80,000 और खरीदने वाले दोस्तों 100 हैं। वहीं पे इसका प्राइस आज ही बढ़ा के 1 लाख कर दिया जाए, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको खरीदने वाले कम हो जाएंगे, बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा, बहुत ही ज्यादा वेरिएशन, क्योंकि यह आपकी कोई इसेंशियल चीज नहीं है, इसके बिना काम भी चल जाएगा। तो ऐसी चीजें जो कि शौक के लिए की जाती है वो किस में आएगी, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में आएगी। जैसे कि दोस्तों लग्जीरियस गुड्स लाइक टीवी, डिजाइनर, ब्रांडेड ज्वेलर्स होते हैं दोस्तों, और गोल्ड्स, हाई एंड कार्स, तो ये सभी चीजें, इनके बिना आपका काम भी चल जाएगा। तो ये आएगी आपकी किसमें, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में। चलिए फिर बात करते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो इसका ग्राफ ये आएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो, जो ई है वो क्या होगा, एक से कम होगा, मतलब ईडी क्या होगा, एक से कम होगा। और वहां पे देखो दोस्तों ईडी क्या होगा, यहाँ पे डिमांड और यहाँ पे प्राइस। तो चेंज इन डिमांड ज्यादा था चेंज इन प्राइस से, तो यहाँ पे दोस्तों ईडी ज्यादा होगा एक से। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में ईडी एक से ज्यादा होगा, इन केस ऑफ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड ईडी एक से कम होगा। इसका मतलब क्या, चेंज इन प्राइस ज्यादा होगा चेंज इन डिमांड से। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसमें सभी नेसेसरी गुड्स आ जाएंगी और ईडी बहुत ही लो होता है दोस्तों, इसमें ईडी बहुत ही लो होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, जितनी भी नेसेसरी चीज आएंगी वो इसमें आएंगी। और अगर ब्रांडेड चीजों की बात करें तो रिलेटिवली इलास्टिक मटेरियल सॉरी डिमांड में सभी ब्रांडेड चीज आ जाएंगी। जैसे कि टाटा नमक की बात करें, टाटा नमक, और वहीं पे दोस्तों एक लोकल नमक आता है। तो टाटा नमक के फायदे या नुकसान कोई नहीं जानता, ठीक है, पढ़े लिखे जानते होंगे, बट मोस्टली क्या करते हैं, 150 इसमें इसको खरीद के खाते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर इसका दाम 100 रुपए कर दिया जाए तो सब क्या करेंगे, इसकी तरफ शिफ्ट होना चालू कर देंगे। बट हाँ, अगर इसका दाम बढ़ा दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि नमक खाना छोड़ देंगे, ये इसेंशियल है दोस्तों, ये कॉमन नमक खाएंगे खाएंगे। हाँ, इसको छोड़ सकते हैं, टाटा नमक की जो डिमांड है वो कम हो सकती है, जो कि किस में आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो ये सभी चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब चलिए बात करते हैं
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इसमें ईडी बराबर 1 होता है, देखो यहाँ पे यूनिटी लिखा है तो ईडी बराबर 1 होता है, मतलब कि चेंज इन डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये था आज का लेक्चर। देखो इससे डीप कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ने जाएंगे तो 6 से 7 घंटे लगते हैं, जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। ज्यादा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो मैंने कवर करा दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। नॉर्मली द डिमांड कर्व विल हैव ए, तो डिमांड कर्व कैसा होता है दोस्तों, डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन assumptions मेड while ड्रॉइंग द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा assumption क्या होता है, हमारा assumption होता है दोस्तों प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स शुड नॉट चेंज। देखो यहाँ पे आप सोचेंगे कि प्राइस तो चेंज हो रहा है, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था सब्स्टिट्यूट के बारे में कि उसको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, हम अदर्स फैक्टर को कांस्टेंट लेके चलते हैं। जैसे कि टी और कॉफी का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, टी और कॉफी का एग्जांपल दिया था, तो मैंने बताया था कि मैं टी के ऊपर एक ग्राफ बनाने वाला हूं। तो दोस्तों कॉफी के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका ग्राफ डगमगा जाएगा, इसका ग्राफ में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ग्राफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर कॉफी के प्राइस में चेंज आया, लेट्स सपोज बढ़ गया इसका, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और इसका प्राइस कम हो गया तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, अब लोग इसको ज्यादा प्रीफर करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स जो गुड्स होती हैं उनका प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इलास्टिसिटी फॉर द डिमांड ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं दोस्तों जैसे कि कार, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये ड्यूरेबल गुड्स में आती है। और उस केस में दोस्तों इलास्टिसिटी कितनी होती है, तो ये होती है ग्रेटर देन यूनिट, मतलब कि ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड की बात कर रहे हैं जिसमें ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, इसको थोड़ा ऊपर करने दो। लॉ ऑफ डिमांड शोज ए रिलेशन बिटवीन, तो लॉ ऑफ डिमांड किस किस में रिलेशन दिखाती है दोस्तों, यहां पे लिखा है प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ये प्राइस में और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में रिलेशन दिखाती है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड में आपको रिलेशन दिखाती है। भाई प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी घट जाएगी दोस्तों, आप जो क्वांटिटी अब परचेज कर रहे हैं वो कम हो जाएगी। तो ये प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में रिलेशन दिखाती है। चलिए सप्लाई में नहीं दिखाती दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। इनकम में नहीं दिखाती, प्राइस में दिखाती है। इसके देखो इनकम अलग चीज होती है जो आप कमा रहे हैं, और प्राइस क्या होता है उस वस्तु का स्तर मूल्य। इनकम एंड प्राइस ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज unresponsive to change in price then the demand of that commodity is, दोस्तों यहाँ पे बोला है अगर क्वांटिटी डिमांडेड रेस्पॉन्सिबल नहीं है चेंज इन प्राइस में, कि मतलब कि प्राइस चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। यहां पर आप प्राइस में कितना भी चेंज कीजिए दोस्तों, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। When the price of product falls by 10% and its demand rise by 30%, then the elasticity of demand, तो ये दोस्तों चेंज हुआ, ये चेंज हुआ है, ये तो 10% फॉल किया है, मतलब चेंज कितना है 10% है, और यहाँ पे राइज कितना किया है 30%। भाई देखो चेंज कैसे निकालते हैं, 100 रुपए की चीज 130 की होगी, कितने का चेंज हुआ है दोस्तों 30, और यहाँ पे राइज कितना हुआ है 30 का है, तो जो राइज दिखा रहा है वही चेंज है, और जो फॉल दिखा रहा है दोस्तों वही चेंज है। तो यहाँ पे 30/10 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, तो ये बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। When the elasticity of demand for a commodity, मतलब कि कोई किसी सामान का जो इलास्टिसिटी है वो वेरी लो है, तो इट शो दैट द प्रोडक्ट इज ए नेसेसिटी। मतलब ये कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा आपका रिलेटिवली इनइलास्टिक। डिमांड, क्योंकि उसमें हमने देखा ईडी लेस देन 1 था, ठीक है, ईडी लेस देन 1 था, तो वो किस कैटेगरी में आएगा दोस्तों, जितनी भी नेसेसरी सामान है आपके, जितने भी इसेंशियल सामान है जिनके बिना आप नहीं रह सकते दोस्तों, वे आएंगे इस कैटेगरी। चलिए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ शिफ्ट इन द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट। तो जो हमारा डिमांड कर्व है इसमें भी आपको शिफ्ट देखने को मिलता है, ये नीचे जा सकता है, ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज टू शिफ्ट, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो कि शिफ्ट करता है डिमांड कर्व को। तो देखो, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। देखो यहाँ पे मैंने प्राइस की बात नहीं की है दोस्तों, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उस चीज की हमने बात नहीं की है, हम बात कर रहे हैं दूसरी चीज की, दूसरे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने चाय और कॉफी का एग्जांपल दिया, तो वहां पे शिफ्ट करता है दोस्तों ग्राफ। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ए, कोई ए प्रोडक्ट है, कोई बी प्रोडक्ट है, आपने ए प्रोडक्ट पे ग्राफ बनाया है और बी प्रोडक्ट के ग्राफ में, सॉरी, इसके प्राइस में आपने क्या कर दिया है, इंक्रीमेंट कर दिया है, तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। वहीं पे अगर आप इसके प्राइस में डिक्रीमेंट करते हैं, इसके प्राइस को घटाते हैं, तो इसकी क्वांटिटी या डिमांड कम हो जाएगी और ये शिफ्ट करेगा नीचे की ओर। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चेंज इन इनकम, तो इनकम की तो बात ही नहीं होती है दोस्तों यहाँ पे। चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो दोस्तों चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ये अगर आप चेंज करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करते हैं तो डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये है आपका डिमांड कर्व, ये है दोस्तों प्राइस। तो अगर प्राइस में नीचे ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पे ले गया हूं, तो इसको यहाँ पे काटेगा, यहाँ पे ले गया हूं इसको यहाँ पे काटेगा, और यहाँ पे ले गया हूं इसको यहाँ पे काटेगा, तो ये शिफ्ट नहीं हो रहा है दोस्तों, इसलिए लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो प्राइस में चेंज होने से डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता है, जबकि इनकम में चेंज होने से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपकी इनकम घटेगी तो आपकी डिमांड घटेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। When the demand for a product is perfectly inelastic, परफेक्टली इनइलास्टिक है मतलब कि ईडी लेस देन 1 है, बहुत ही कम है दोस्तों, ए प्राइस इंक्रीज विल रिजल्ट इन। अगर हम इस केस में दोस्तों प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, एन इंक्रीज इन टोटल इनकम फॉर ए प्रोडक्ट। और दोस्तों यहाँ पर डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि ये सभी चीजें कैसी हैं, ये सभी चीजें इंसेंशियल है। आप खरीदेंगे, आप डिमांड में कम नहीं करेंगे, डिमांड में कमी नहीं करेंगे तो सप्लायर को क्या होगा, फायदा होगा उस प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एन इंक्रीज इन टोटल इनकम फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। In case the price of product and the total revenue from that product moves in same direction, मतलब कि प्राइस भी बढ़ रहा है और उससे रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। भैया ये तो इनइलास्टिक मटेरियल हुआ, मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये तो दोस्तों रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड हुई ना भाई, प्राइस भी बढ़ता जा रहा है और उस प्राइस बढ़ने से क्या हो रहा है दोस्तों, आप खरीदेंगे उसको क्योंकि आपकी जरूरत है। आप नमक के बिना नहीं रह सकते हैं दोस्तों, खाने के बिना नहीं रह सकते हैं, आप नहाने के या पानी पीने के बिना नहीं रह सकते, तो ये सभी चीजें आपको खरीदनी होंगी चाहे प्राइस कितने भी बढ़ जाए। तो यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रहा है
और उस प्रोडक्ट पर जिस पे प्राइस बढ़ा है उससे इनकम भी जनरेट हो रही है, मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये होगा दोस्तों इनइलास्टिक। ठीक है। वुड एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट कॉज द सप्लाई कर्व टू शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन, मतलब कि अगर मैं डिमांड में कोई भी चेंज करता हूं तो सप्लाई में चेंज आता है। तो डिमांड अलग क्राइटेरिया है दोस्तों और सप्लाई अलग क्राइटेरिया है। तो मैंने डिमांड का कर्व ये देखा और सप्लाई का कर्व ये देखा, तो क्या ये इसको अफेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा ना। ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? ये है बायर का, और ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? सप्लायर का। तो नो इफेक्ट ऑन सप्लाई। इन ए पर्टिकुलर ईयर द फार्मर एक्सपीरियंस ड्राई वेदर। तो ड्राई वेदर सूखा पड़ जाता है, सूखे पड़ने से फसल खराब हो जाती है दोस्तों, और फसल फसल का लेट सपोज गेहूं की फसल है, खराब होगी तो गेहूं की कमी हो जाएगी मार्केट में। इफ ऑल अदर फैक्टर रिमेन्स द सेम द सप्लाई कर्व ऑफ व्हीट फॉर फार्मर विल शिफ्ट टू, कौन सी डायरेक्शन में दोस्तों सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा? मतलब अब क्या है, और सभी जितने भी फैक्टर हैं वे हमने सेम रखे, प्राइस भी सेम रख दिया है, प्राइस भी सेम रख दिया। लेट सपोज 1990 में गेहूं की पैदावार थी दोस्तों 10 टन, और 1992 में सूखा पड़ा, प्राइस की उसकी गेहूं की जो पैदावार हुई वो हुई 8 टन। तो अब क्या होगा, अब किस साइड सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा दोस्तों? तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। देखिएगा कैसे, यह है आपका सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व है दोस्तों, यहाँ पे मैंने प्राइस को कांस्टेंट नहीं रखा है, तो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो देखो अब क्या हुआ है दोस्तों, पहले 10 टन था, अब 8 टन हो चुका है। तो खरीदने वाले तो उतने ही और भी बढ़ जाते हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी मतलब आपको सप्लाई तो उतनी रखनी है, सप्लाई तो कितनी रखनी है दोस्तों? 10 टन। तो आप इसको कंपनसेट करने के लिए इसका प्राइस बढ़ा देंगे, इसका प्राइस आप बढ़ा देंगे दोस्तों। जब प्राइस बढ़ाएंगे तो शिफ्ट किधर से करेगा? ये लेफ्ट साइड करेगा, इस साइड करेगा, इस साइड करेगा, क्योंकि आप इस पे ज्यादा मुनाफा कमाना चाहेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड ये शिफ्ट करेगा, और अदर फैक्टर्स आप क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट मान के चल सकते हैं। If the market supply curve for a product shift rightward, what is the best possible explanation for this shift? मतलब अभी तो हमने देखा कि भाई 10 टन था और फिर वो 8 टन। अब देखो इसको कंपनसेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इसका प्राइस बढ़ा रहा हूं, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। प्राइस बढ़ने से चीजें महंगी हो जाती है और कर्व सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। वहीं पे दोस्तों अगर सप्लाई कर्व राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? दाम घटते जा रहे हैं। दाम कब घटेंगे दोस्तों? जब आप इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू टेक्निक दैट मेक्स द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी, मतलब कि कोई ऐसी टेक्निक आप ले आते हैं जिससे कि वो जो चीज है वो सस्ती होने चालू हो जाती है, वो चीज सस्ती होनी चालू हो जाती है, तो उससे क्या होगा, जो सप्लाई कर्व है वो राइट साइड मूव करेगा। Which of the following scenarios will not shift the demand curve for a particular product? किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा है दोस्तों जो डिमांड कर्व को शिफ्ट नहीं करता है? ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ ए न्यू मटेरियल फॉर दैट प्रोडक्ट। तो दोस्तों वही प्रोडक्ट है आपका, उसका हमने क्या करना है? रिडक्शन करना है प्राइस में। जब आप प्राइस में रिडक्शन करेंगे, जब आप प्राइस में रिडक्शन करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा डिमांड पर। ये प्राइस है, आपने यहां लिया है, तब भी दोस्तों डिमांड इतनी रहेगी, मतलब कि डिमांड घटती चली जाएगी, पर ये शिफ्ट नहीं करेगा, ये शिफ्ट नहीं करेगा दोस्तों। सप्लाई के केस में क्या हो रहा है? सप्लाई के केस में हम प्राइस को बढ़ा रहे हैं, वहीं पे दोस्तों क्वांटिटी का भी फर्क पड़ रहा है, क्वांटिटी का भी फर्क पड़ रहा है, दोनों चीजें शिफ्ट कर दी। ठीक है, इसलिए शिफ्ट कर रहा है। आप अपने पेज पे करके देखना, ये सभी चीजें मैं समझा चुका हूं, और आप में इतनी अकल होगी दोस्तों कि आप इन चीजों को अच्छे से कर सके।
तो प्राइस में रिडक्शन करने से या प्राइस को बढ़ाने से कभी डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करता है। द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट बिकॉज राइट साइड क्यों शिफ्ट करता है? क्योंकि दाम सस्ते हो जाते हैं। और दाम सस्ते क्यों होंगे? क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है। Which of the following scenarios will not lead a change in demand for a product? तो यहाँ पे आपने बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड को चेंज नहीं करता है। शिफ्ट करने की बात नहीं करें, डिमांड को चेंज करना अलग होता है, शिफ्ट करना अलग होता है। शिफ्ट करना कर्व को शिफ्ट करना, डिमांड चेंज करना दोस्तों, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे पहुंच गए या ऊपर पहुंच गए, ये होता है दोस्तों डिमांड चेंज होना। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट की बात करूं, चेंज इन द टेस्ट ऑफ इट्स कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर का टेस्ट अगर चेंज हो रहा है तो डिमांड भी चेंज होगी, जाहिर सी बात है। प्राइस चेंज हो रहा है दोस्तों उस प्रोडक्ट का, तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड भी चेंज होगी। इनकम चेंज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड भी चेंज होगी, क्योंकि अगर इनकम ज्यादा होगी तो आप ज्यादा चीज खरीदेंगे, इनकम कम होगी तो कम चीज खरीदेंगे। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि डिमांड में चेंज नहीं करता है, सभी करते हैं। और बाकी के आप खुद से कर लेना दोस्तों, सभी ऐसे हैं, से कर लेना आप। ये 24 क्वेश्चन है, आप ये खुद से करना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9568738917 पर। और दोस्तों अगर आप अभी देखो 45 दिन है, अभी अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं 45 दिन है, 45 दिन में अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मुझे एक बार कॉल कर लेना, मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपने पढ़ना है नॉन टेक को। आपको मात्र 15 दिन देने हैं और 15 दिन में दोस्तों आपका नॉन टेक कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपने नॉन टेक में 2 से 3 घंटे देने हैं डेली के, और आपका 15 दिन में एकदम अच्छे से सभी चीजें तैयार हो जाएंगी। आप मुझे एक बार कॉल कर लेना, और आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। ये पूरा कोर्स आपका 120 आवर्स का है, जिसमें से दोस्तों हम 80 आवर्स में सभी सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं। जो इकोनॉमिक्स चल रहा है इसके 2 से 3 टॉपिक बचे हैं जो कि आपके कवर हो जाएंगे जल्दी, और साथ में हम एमसीक्यू भी चलाए हैं। करंट अफेयर हमारा हो चुका है दोस्तों, तो अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सेशन बचा है जो कि चल रहा है। तो इन सभी चीजों का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं ऐप पर, और वहां पे दोस्तों इनरोल करके इस पूरे कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। गारंटी से बोला हूं 30 से 35 मार्क्स आप आराम से ले आएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। फीस भी बहुत कम है, फीस भी दोस्तों बहुत ही कम है। अब देखो एंड चल रहा है तो हमने फीस को भी रिड्यूस कर दिया है, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को इन चीजों का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।